हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। आज मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ नीट 2022 का फिज़िक्स का पेपर। जैसा कि तुम सब अभी अवेयर हो कि ये पेपर काफ़ी इजी था एज़ कम्पेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स। अगर हम लोग इंडिविजुअली केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी कंपेयर करें तो फिज़िक्स का पेपर उन दोनों के कंपैरिजन में भी ईजी रहा। तो उसी पेपर का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हमको बोला गया है कि टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 हैव इक्वल चार्जेस, देन द पोटेंशियल वुड बी। एंड ऑप्शंस को अगर देखो तो इसमें बोला गया है मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, इक्वल ऑन बोथ स्फीयर्स। तो बेसिकली हमको पोटेंशियल को कंपेयर करना है। तो अगर तुम किसी भी स्पेरिकल सेल की बात करो, कंडक्टिंग स्फीयर की बात करो, तो उसके लिए पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू बाई आर। सो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल के लिए V इक्वल टू के क्यू बाई आर। यहाँ पे K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, Q जो है वो दोनों स्फीयर्स के लिए चार्ज हम लोग बोल सकते हैं, और R का मतलब है स्फीयर की रेडियस। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो Q दोनों का सेम है, K ऑब्वियसली एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल है इट इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेडियस, और जो रिलेशन होगा इट विल बी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर R ज़्यादा होगा तो V कम होगा। इसका मतलब जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसका पोटेंशियल कम है। तो हमको इस तरीके से ऑप्शन को चूज करना है कि जिसकी रेडियस कम है उसका पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, बिकॉज इस ऑप्शन में बोला गया है कि पोटेंशियल वुड बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, और हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि रेडियस अगर कम होगी तो पोटेंशियल हाई होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है ये रोटेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे हमको एक व्हील के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये यूनिफॉर्मली एंगुलर एक्सीलरेशन से ये रोटेट कर रहा है। इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल दे रखी है, और दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो हमको गिवन है, और हमको फाइंड करना है एंगुलर एक्सीलरेशन इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसकी SI यूनिट है। सो अगर हम लोग डिस्कशन करना चाहें तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। बट ये जो RPM बोल रखा है, ये RPM जो है वो SI यूनिट नहीं है, इसको रेडियन पर सेकंड में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन पहले हमको गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमको गिवन है 120 RPM। सो ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 1200 RPM। अब RPM को अगर हमको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, देन तुमको बताया गया है कि हमको इसको 2π/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन तुम इजीली सोल्व कर सकते हो। यहाँ से जो तुम्हारे पास आंसर आएगा इट विल बी 40π। ओके, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। ओके, इसी तरीके से हम लोग जो ये फाइनल वेलोसिटी दे रखी है हमको 3120, इसको भी हम लोग RPM से कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन पर सेकंड में। सो ये RPM में है, अगेन रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2π/60। सोल्व कर लेते हैं। तो अगर 6 को यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 52। ओके, एंड 52 इंटू 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 104। ठीक है, तो हम इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर चुके हैं। अब अगर हमको एंगुलर एक्सीलरेशन चाहिए तो उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सीलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो अल्फा विल बी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। So it will be
104 पाई माइनस 40 पाई डिवाइडेड बाई टाइम अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इज 16 सेकेंड्स। ओके, सो ये बन जाएगा 64 पाई डिवाइडेड बाई 16 विच इज इक्वल टू 4 पाई। सो फाइनल आंसर विल बी अल्फा इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहें तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से है। सेमीकंडक्टर में अगर तुम डायोड्स की बात करें तो डायोड्स दो टाइप के बायसेस में हो सकते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा होता है रिवर्स बायस। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको 3 कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है और तीनों कॉन्फ़िगरेशन में हमको 2 डायोड दिए गए हैं और हमको बोला गया है कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में दोनों डायोड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। तो इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे हम लोग, तो तुमको ये याद रखना है कि डायोड्स जब भी फॉरवर्ड बायस में है तो उनके लिए हम लोग रेजिस्टेंस को बहुत स्मॉल मानते हैं और जब रिवर्स बायस में है तो उनका रेजिस्टेंस हाई माना जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, यहां पे दोनों डायोड्स को देखोगे तो P पार्ट हाई पोटेंशियल एंड से कनेक्टेड है, P जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका P देखोगे तो वो भी पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, या फिर N जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो दोनों डायोड्स हैं वो फॉरवर्ड बायस में है। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इसका P जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड में है, इसका P जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये रिवर्स बायस्ड है। ओके, तो हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों टाइप की बायस सेकंड क्वेश्चन में है। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो N जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, यहाँ पे P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब फिर से देखोगे तो दोनों फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, तो इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में हम बोल सकते हैं कि जो फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस हाई रहा होगा, इसका रेजिस्टेंस लो रहा होगा, तो दोनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी सेम नहीं आएगा। बाकी ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है, ये दोनों फॉरवर्ड बायस में, ये दोनों भी फॉरवर्ड बायस में है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आएगा। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका होगा, सेम चीज इन दोनों डायोड्स के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस सेम बोल सकते हैं? A एंड C। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ A एंड C। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे हमको सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन पूछा गया है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास 10 kg है, दूसरे का 20 kg है। दोनों को एक रिजिड रॉड की हेल्प से कनेक्ट किया गया है जिसकी लेंथ 10 मीटर है। हमको बताना है कि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फ्रॉम 10 kg क्या होगी। तो इसका जो सबसे इजी मेथड है वो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो रॉड है इसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रख दिया है। यहां पे एक 10 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है, और दूसरी जो ऑब्जेक्ट है 20 kg की वो यहां पे कनेक्टेड है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। अब क्योंकि हमको सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम दिस मास, तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो पोजीशन है इट इज x इक्वल टू 0। तो जो दूसरा 20 kg है इसकी पोजीशन आ जाएगी x इक्वल टू 10। ओके, अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए एक सीधा फॉर्मूला होता है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सो फर्स्ट मास हमारे पास है 10 kg और उसकी पोजीशन है 0, सो 10 इंटू 0 प्लस सेकेंड मास इज 20 kg, उसकी पोजीशन है 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 10 प्लस 20। तो यहां से xcm देखोगे, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट देखोगे तो इट विल बी 20/3 मीटर्स अवे। सो यहां से इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 20/3 मीटर। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा इट विल बी ऑप्शन ए, 20/3 मीटर। क्लियर?
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से है, जहां पे तुमको सीधा फॉर्मूला यूज में लेना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये हमको दिया गया है फ्रॉम दी चैप्टर ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, यहां पे हमको पावर ऑफ लेंस फाइंड करनी है। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस हमको दिया गया है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर है और उसके लिए हमको पावर फाइंड करनी है। ठीक है, तो पावर फाइंड करने के लिए हम लोग फोकल लेंथ फाइंड करेंगे और फोकल लेंथ के लिए हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो हम लोग बात करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अच्छा, 1/f को हम लोग पावर भी बोल सकते हैं। सो पावर विल बी म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब अगर हम लोग लेंस की बात करें तो लेंस जो है वो बाई कॉन्वेक्स है। सो ये बाई कॉन्वेक्स है। इसकी दोनों सरफेस के लिए जो रेडियाई है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग रेडियाई देखें तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो राइट साइड में आएगा, तो इसकी रेडियस को हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो r1 को हम लोग लिखेंगे प्लस 20 सेंटीमीटर। मीटर में लिखना चाहिए क्योंकि पावर हमको निकालनी है, तो इस फॉर्मूला में डायरेक्ट हमको मीटर में पुट करना पड़ेगा क्योंकि 1/f को मैंने पावर बोला है। तो 20 को हम लिख सकते हैं 0.2। सिमिलरली अगर R2 की बात की जाए तो इस सरफेस के लिए अगर हम लोग स्पीयर बनाने की ट्राई करेंगे, इस तरीके से स्पीयर बनेगा, उसका सेंटर लेफ्ट में आएगा, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमको माइनस में लिखना पड़ेगा। इट इज -20 सेंटीमीटर और -0.2 मीटर। अब ये वाली वैल्यूज यहां पे पुट करनी है। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमको ऑलरेडी पता है कि 1.5 है, तो ये वाली वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो पावर विल बी 1.5 माइनस 1 इंटू 1/0.2 माइनस 1/-0.2। ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। 1/0.2 होता है 5, तो 5 + 5 हो जाएगा 10 और यहां पे बचेगा 0.5। सो 0.5 इंटू 10, सो पावर विल बी 5 डायप्टर। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 5 डायप्टर। तो आंसर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर से तुमको पूछा गया है। उसका जो विस्कोसिटी वाला पार्ट है इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन प्योरली थ्योरेटिकल है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी फ्लूइड में से कोई बॉडी कंटिन्यूसली फॉल करती है तो इनिशियली क्या होता है कि उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स काम कर रहा होता है वो कम होता है ड्यू टू लो वेलोसिटी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे से आगे बॉडी को मूव करवाते रहते हैं तो उसके बाद में विस्कस फोर्स बढ़ता जाता है और फाइनली जो विस्कस फोर्स है और बॉयंट फोर्स है ये दोनों मिलके ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं और बॉडी एक टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती है। मतलब किसी बॉडी को अगर ओशियन में ड्रॉप किया जाए तो इनिशियली ये एक्सेलरेट होगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी और फाइनली एक कांस्टेंट वेलोसिटी ये गेन कर लेगी। तो अगर इसके लिए हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ये ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा कि इनिशियली एक्सेलरेट होना है, उसके बाद में एक कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर लेनी है। ठीक है, और ऐसा ग्राफ कौन सा दिख रहा है? अगर हम लोग इस फिगर में देखें तो ये जो बी ग्राफ है वो सेम इसी तरीके का है, जहां पे एक टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी गेन कर पा रही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, आंसर 1, जिसमें ऑप्शन लिखा गया है बी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन 6 हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये फिर से रोटेशन के चैप्टर से हमको क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे हमको रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्कस करनी है। तो अगर तुम याद करो तो रेडियस ऑफ जायरेशन का जो फॉर्मूला होता है ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, k = √I/m।
यहाँ पे I का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस, और M का मतलब है मास ऑफ द सिस्टम, और K जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ जायरेशन को। अब हमको बोला गया है कि एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क है, इसके लिए दो एक्सिस के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करना है, दोनों के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट जो एक्सिस है, ये एक्सिस दे रखी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो अगर इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखना चाहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr²/2। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो जो रेडियस ऑफ जायरेशन निकलेगा इट विल बी r/√2। तो ये फर्स्ट केस में हमको रेडियस ऑफ जायरेशन मिल गया। उसके बाद में दूसरा हमको दे रखा है कि रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट डायमीटर, जो दूसरी एक्सिस है वो डायमेट्रिकल एक्सिस है। तो डायमेट्रिकल एक्सिस की अगर बात की जाए तो इस एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका फॉर्मूला होता है mr²/4। अगेन ये वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करना है तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकल के आएगी r/2। फाइनली हमको इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो अगर हम लोग लिखना चाहें तो K1/K2 इट विल बी r/√2/r/2। आगे सोल्व करो तो आंसर आ जाएगा √2/1। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एक मास है m, वो एक्सप्लोड होता है 3 पार्ट्स में, उनका रेशियो दे रखा है 2:1, और उसके बाद में 2 पार्ट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर फ्लाई करते हैं, तो तीसरे पार्ट की स्पीड हमको फाइंड करनी है। तो ऑब्वियसली अगर इस क्वेश्चन को तुम देखो तो यहाँ पे जो फोर्सेज है वो इंटरनल है, तो हमको मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमारे पास इनिशियली मास m है, ये रेस्ट पे है, उसके बाद ये एक्सप्लोड होता है। एक्सप्लोड होता है तो 2:1 इन रेशियो में ये डिवाइड हो जाता है, और जो दो इक्वल फ्रेगमेंट्स हैं ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर फ्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ 2:1 में, रेशियो है 2:1, तो जो मासेज आएंगे वो आ जाएंगे 2m/5, 2m/5 एंड m/5। तो ये 3 पार्ट्स हो जाएंगे। इनमें से जो दो इक्वल मासेज हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जाएंगे। तो सपोज ये मास 2m/5 है, ये मूव कर रहा है अलोंग x एक्सिस, तो दूसरा जो 2m/5 होगा ये मूव करेगा अलोंग y एक्सिस। दोनों की स्पीड दे रखी है कि v है। तो तीसरा मास जो है वो हम मोमेंटम कंजर्वेशन से बोल सकते हैं कि कुछ इधर मूव कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी मान लो कि वेक्टर v है, ओके, या फिर v डैश मान लो, क्योंकि v हम इन दोनों के लिए यूज़ में ले चुके हैं। तो सपोज ये v डैश है। अब अगर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो अगर इसका मोमेंटम लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम लिखना चाहता हूँ मैं, तो इस मास के लिए अगर मोमेंटम लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 2m/5 इंटू वी अलोंग x एक्सिस। इसका लिखोगे तो सेम आएगा 2m/5 इंटू वी, बट डायरेक्शन होगी अलोंग y एक्सिस। और तीसरा जो m/5 वाला पार्ट है उसका मोमेंटम mv हो जाएगा। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, सॉरी v की जगह हमने v डैश लिया था, तो v डैश। इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो बॉडी रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम विल बी 0। फिर फाइनली मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, दोनों मोमेंटम को इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2m/5 इंटू वी आई कैप प्लस 2m/5 इंटू वी जे कैप प्लस mv इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम सोल्व कर सकते हो, v की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी, सॉरी m/5 है यहाँ, v विल बी -2v आई कैप -2v जे कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो √x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2√2v। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है
ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से है। इसमें हमको एक सोलेनॉइड की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सोलेनॉइड के पास में 100 टर्न्स हैं पर mm, ठीक है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर तुम फॉर्मूला याद करो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लिखते हैं म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट का मतलब है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, यहाँ पे जब हम पर यूनिट लेंथ बोलते हैं तो मीटर में हमको लेंथ को लेना है। तो हमको पता है कि 1 mm हैज़ नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू 100, सो 1 मीटर विल हैव नंबर ऑफ टर्न्स 100 बाई 1 mm। 1 mm इज 10⁻³ मीटर। सो स्मॉल n की जो वैल्यू है इट विल बिकम 10⁵। ओके, अब ये वाली वैल्यू हमको यहाँ पे यूज़ में लेनी है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁷ इंटू एन की वैल्यू 10⁵ और आई की वैल्यू हमको गिवन है। आई इज़, अगर करंट की बात की जाए तो करंट 1 एम्पियर का है। इसको सोल्व करना है तो आंसर तुमको मिल जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। पाई की वैल्यू को 3.14 हमको पुट कर देना है और वहाँ से तुम ये सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ओके, सॉरी ये 10⁻⁷ है, तो 10⁻² की फॉर्म में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, T1 एंड T2 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है इन फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा सेल नंबर 2 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा सेल नंबर 3। तो सेकेंड और थर्ड सेल के लिए हमको एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। हमको पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n² होता है। तो अगर हम लोग T1/T2 लिखना चाहें तो इट विल बी n2/n1², क्योंकि Z और 13.6 तो इक्वल है। अब n2 की वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू है 3, n1 की वैल्यू है 2, इनका स्क्वायर कर देंगे तो रेशियो विल बी 9:4। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रेशियो विल बी 9:4। ये क्वेश्चन एटम वाले चैप्टर से हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमको दिया गया है रे ऑप्टिक्स चैप्टर का। हमको बोला गया है कि एक ग्लास सरफेस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, उसके ऊपर हम लोग एक लाइट की रे को इंसिडेंट करवाते हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा। तो ये हमारे पास बाउंड्री है, नीचे का मीडियम ग्लास है, यहाँ से एक लाइट की रे को इंसिडेंट करवाया जा रहा है। ये जो एंगल है ये एंगल 60 डिग्री है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल से वो भी 60 डिग्री का होगा। इसके साथ ही क्या होगा, इसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी होगा। ऐसे ये एंगल मान लो कि थीटा है। अब ये थीटा अगर हम फाइंड कर लें तो इस रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल हमको पता चल जाएगा। तो थीटा फाइंड करने के लिए हम लोग यूज में लेंगे स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ होता है μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। यहाँ पे I का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस और R का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो I की वैल्यू है 60 डिग्री। फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर है, तो 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, जैसा कि तुम क्वेश्चन में देख सकते हो, और R की वैल्यू को हमने थीटा लिया है। ठीक है, तो यहाँ से तुम अगर सोल्व करने की ट्राई करोगे तो ये बन जाएगा √3/2 इज इक्वल टू √3 साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। सो बेसिकली जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये बन गया हमारा 30 डिग्री। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल 30 है। अब ये पूरा एंगल जो होता है, ये वाला पूरा, ये 180 होता है, इसमें से ये 60 है और ये 90 है, सॉरी 30 है। तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग एंगल है वो 90 डिग्री का बचा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि सोप बबल अगर एक्सपेंड होता है तो इसके अंदर के प्रेशर के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो बबल के लिए अगर एक्सेस प्रेशर लिखना चाहें हम लोग, तो बबल के लिए एक्सेस प्रेशर का जो एक्सप्रेशन होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है पी एक्सेस इज इक्वल टू 4T/R। इसका मतलब एक्सेस प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो अगर R बढ़ेगा तो एक्सेस प्रेशर जो होगा वो कम होगा। और हमको बोला गया है कि ये बबल एक्सपेंड हो रहा है, मतलब इसकी रेडियस बढ़ रही है, तो एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एक्सेस प्रेशर, तो आंसर विल बी डिक्रीजेस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की हम बात करें तो दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती है, इनके लिए यूनिट्स डिफाइन होती है बट इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इनके पास में यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है, तो दे हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए, अगेन प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको किसी मीडियम के लिए परमिएबिलिटी और परमिटिविटी दे रखी है और उसके लिए हमको लाइट की स्पीड निकालनी है। तो लाइट की स्पीड का अगर फॉर्मूला देखते हैं हम किसी भी मीडियम में, तो v इक्वल टू होता है c/μ। म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला होता है √ε r इंटू μr। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो जैसे ये वैल्यू पुट करोगे तो तुमको ऑप्शन सी जो है वो दिख जाएगा और वही तुम्हारा आंसर होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन तुमको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इसमें दिया गया है कि दो रजिस्टर्स हैं 100 और 200 का, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और इनकी जो थर्मल एनर्जी है इनका रेशियो हमको फाइंड करना है। पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के लिए पोटेंशियल सेम होगा। तो बेसिकली हम लोग एनर्जी का या पावर का फॉर्मूला लिखना चाहें तो पावर विल बी v²/r। अब v दोनों के लिए सेम है तो इसका मतलब p विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r के। तो अगर दोनों की थर्मल पावर का रेशियो देखना चाहें तो इट विल बी R2/R1। अब दोनों रजिस्टर्स हमको गिवन है 100 एंड 200, तो R2 की वैल्यू 200, R1 हो गया 100, तो ये रेशियो निकल के आएगा 2/1। तो ये इनकी थर्मल पावर का रेशियो हो जाएगा, तो आंसर विल बी 2/1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ विद एंगुलर मोमेंटम। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए अगर तुम फॉर्मूला याद रख करोगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला जो डी ब्रोगली ने दिया था इट वाज लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। और हम बोल सकते हैं कि लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p। तो अगर लैम्बडा और p ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स में है देन ग्राफ विल बी हाइपरबोला। और इन चारों में से अगर तुम ग्राफ देखने जाओ तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है, तो हाइपरबोला ओनली ऑप्शन बी में तुमको दिखाई देगा और वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आंसर विल बी हाइपरबोला। ये क्वेश्चन मैटर वेव से रिलेटेड था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमको एक स्क्वायर लूप दिया गया है और इसके लिए हमको मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट्स का है कि लूप जो है उसकी साइड की लेंथ 1 मीटर है, तो लूप का एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया गया है बट फ्लक्स में रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड हमको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 टेस्ला और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ लूप के परपेंडिकुलर है। तो सपोज ये लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में पैरेलल है। तो अगर फ्लक्स मेरे को लिखना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B.A और BA cos थीटा। दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री, cos 0 होता है 1, B की वैल्यू है 0.5, A की वैल्यू है 1, तो फ्लक्स विल बी 0.5 वेबर। ओके, तो फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 0.5 वेबर। क्वेश्चन नंबर 18 सीधा डायमेंशन पूछी गई है
ml t-2 a-2। तो ये तुम लोग जब चारों ऑप्शंस के लिए डायमेंशन चेक करोगे तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की डायमेंशन तुम निकाल सकते हो कि ml t-2 a-2 निकल के आएगी। ये तुमको चारों का बस चेक करना है, सीधा नोटबुक में तुमको लिखवाया गया है। उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो कि इसमें बोला गया है कि इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ करेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन हाफ हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन के पास की जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली कम होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होना चाहिए। बट क्वेश्चन में इसका उल्टा दिया गया है कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा बोनस हो जाएगा, क्योंकि इसका डेटा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमको हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 दे रखा है और आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में होता क्या है? सपोज ये हमारा इनपुट है, ये इनपुट है। अगर इसका आउटपुट हम बनाना चाहें तो आउटपुट में हमको ओनली जो पॉजिटिव साइड है वही करंट हमको मिलेगा, नेगेटिव वाला करंट जो वो जीरो हो जाएगा। तो अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसका एक साइकिल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सेम चीज़ इसके लिए देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो दोनों के साइकिल के लिए टाइम पीरियड सेम है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इनपुट और आउटपुट दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, तो आंसर विल बी 60। अगर यहीं पे फुल वेव रेक्टिफायर बोला जाता तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये पॉजिटिव हो जाता। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि टाइम पीरियड हाफ हो गया और फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट की डबल होती है और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 हर्ट्ज। उसके बाद नेक्स्ट है कि आइडियल गैस है, ये 4 प्रोसेस के थ्रू इसका एक्सपेंशन किया जाता है, 1 2 3 4। एक्चुअली में 1 प्रोसेस में एक्सपेंशन नहीं है, बाकी 2 3 4 में इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। तो हमको बताना है कि इनमें से एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा है। चारों प्रोसेस के नाम दिए गए हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक। तो प्रोसेस 1 को अगर तुम देखो तो प्रोसेस 1 में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो आइसोकोरिक है। प्रोसेस 4 को देखो तो प्रोसेस 4 में प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक है। उसके बाद बचता है 2 और 3। अगर 2 और 3 को कंपेयर करें तो दोनों में से एक आइसोथर्मल है और दूसरा एडियाबेटिक है। तो अगर तुम याद करो तो एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज़्यादा होता था, और यहाँ पे जो 2 है इसका स्लोप ऑब्वियसली 3 से ज़्यादा है, तो आंसर विल बी 2। ठीक है, तो जो ये सेकेंड प्रोसेस है वो एडियाबेटिक होगा, थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल होगा। नेक्स्ट अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है। यहाँ पे तुमको ये फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, तुमको दोनों में से एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी वेव्स के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या वेवलेंथ होती है। तो जैसे अगर रेडियो वेव्स की बात की जाए तो रेडियो वेव्स जो होती है वो 100 मीटर में होती है, तो ए के साथ में 100 मीटर मैच हो जाएगा। एक्सरेज की बात की जाए तो एंगस्ट्रॉम में होता है, फर्स्ट वाला मैच हो जाएगा। इस तरीके से तुम सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ तुमको याद रखनी पड़ेगी, प्योरली मेमोराइज करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन तुम कर पाओगे। ओके, तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत हाई होती है, मीटर्स में होती है। एक्सरेज के लिए बहुत कम होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। ठीक है, माइक्रोवेव्स की रेडियो से कम होती है, इंफ्रारेड की उससे कम होती है। इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो किसकी वेवलेंथ क्या आने वाली है। तो यहाँ पे ए के साथ में मैच हो जाएगा 100 वाला, मतलब सेकंड, तो ए के साथ में सेकंड। वैसे एक ही ऑप्शन है तो ये तुम सेलेक्ट कर सकते हो। डी के साथ में मैच होना चाहिए फर्स्ट, तो डी के साथ देख सकते हो कि फर्स्ट मैच हो रहा है। तो बी के साथ में थर्ड मैच हो जाएगा माइक्रोवेव्स का, 10⁻² पे आएगा। ठीक है, और सी के साथ में इंफ्रारेड के लिए फोर्थ मैच हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से तुमको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। इनमें से अगर तुमको 2 की 3 की भी याद है तो भी ये काम चल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको दिया गया है और वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि जो स्लोप होता है
ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, ठीक है। और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। तो जैसे ये वाला एंगल, इस ग्राफ के लिए जो एंगल दे रखा है वो 45 है, इसका एंगल 30 है। तो अगर दोनों के लिए मैं वेलोसिटी का रेशियो देखने जाऊं तो क्या आ जाएगा, v1/v2 इज इक्वल टू 1045/1030। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1045 होता है 1। सो आंसर विल बी √3/1। ओके। या फिर अगर 2 वर्सेस 1 पूछा गया है, एक्चुअली में यहाँ पे 30 डिग्री पहले दिया गया और 45 बाद में दिया गया है, तो इसका उल्टा कर देना है, तो आंसर विल बी 1/√3। तो इसमें थोड़ा सा तुमको सोचना है कि पहले क्या लिखा गया है। तो 30 डिग्री पहले लिखा गया, मतलब इसको तुमको 1 मानना और इसको 2 मानना है। मैंने उल्टा किया तो इसको घुमा देना, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। नेक्स्ट है क्वेश्चन YDAC का है। इसमें हमको बोल रखा है कि जब वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है तो उसमें 8 फ्रिंजेस ऑब्जर्व की जाती है। तो जब 400 नैनोमीटर हो जाए तो स्क्रीन पे कितनी फ्रिंजेस बनेगी। तो अगर तुम फ्रिंज विड्थ की बात करो तो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, λd/d, ठीक है। अगर एक स्क्रीन के ऊपर n फ्रिंजेस बन रही है तो स्क्रीन की जो लेंथ है इट विल बी n बीटा, ठीक है। तो अब स्क्रीन तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब स्क्रीन की लेंथ को हमको कांस्टेंट रखना है। तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं n1 β1 इज इक्वल टू n2 β2। तो n1 β1 को लिख देंगे λ1d/d और β2 हो जाएगा n2 λ2 d/d। d/d कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। फर्स्ट केस में नंबर ऑफ फ्रिंजेस दे रखा है 8, वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। सेकंड केस में नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमको फाइंड करनी है और वेवलेंथ है 400। ओके, इसको तुम इजीली सोल्व कर सकते हो। तो जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 12, ठीक है। 8 × 6 48, 48 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर होगा 12। तो ये क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीक वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू में क्या रिलेशन होता है। तो अगर पीक वोल्टेज V0 है तो आरएमएस वैल्यू आती है V0/√2। Vrms इक्वल टू V0/√2 सीधा फॉर्मूला होता है। तो V0 इक्वल टू लिख सकते हैं √2 टाइम्स Vrms। सो पीक वोल्टेज विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। सो आंसर B विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्ट्रिंग है, उसको अगर स्ट्रेच करके इसकी टेंशन को डबल कर दिया जाए तो इनिशियल और फाइनल स्पीड में क्या रिलेशन होगा। तो अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ किसी भी वेव में, स्ट्रिंग में, अगर हम लोग स्ट्रिंग वेव की स्पीड की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है √T/μ। अब ओनली चीज़ जो हम चेंज कर रहे हैं वो है टेंशन। इसका मतलब V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। सो V1/V2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू √T1/T2। अब हमको बोला गया है कि इनिशियली जो भी टेंशन थी उसकी टेंशन को हमको डबल करना है। तो मतलब T2 को हम 2 टाइम्स T1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो ये रेशियो आ जाएगा 1/√2। बेसिकली वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T के होती है। वहाँ से हम सीधा इसको सोल्व कर सकते हैं। तो तुम यहाँ तक एक पैटर्न देख सकते हो कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सीधे क्वेश्चंस तुमको पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 27। ये AR टाइप क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन। इसमें हमको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमको चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि बायो-सावर्ट्स लॉ give us the expression for magnetic field strength of an infinitesimal current element ideal of a current carrying conductor only। तो ये हमको पता है। एक्चुअली में dB का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0 आइडियल sin θ/4πr²। तो वहाँ पे हम लोग एक स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल सेलेक्ट करते हैं और उसका मैग्नेटिक फील्ड हमको बायो-सावर्ट्स लॉ से मिलता है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया है कि इसको हम एनालॉगस मान सकते हैं कूलम्ब्स लॉ से,
यहाँ पे बोल रखा है कि जो पहले वाला है मतलब बायो सावर्ट्स लॉ है, इट इज़ बीइंग रिलेटेड टू स्केलर सोर्स आइडियल। आइडियल की बात की गई है। अगर तुम याद करो तो आइडियल जो है वो स्केलर नहीं होता, वो वेक्टर होता है। हम लोग लेंथ को यहाँ पे वेक्टर मानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग लिखते हैं तो आई डी एल क्रॉस आर लिखते हैं, ठीक है। तो आइडियल एक वेक्टर सोर्स है, तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा है स्केलर सोर्स, ये गलत लिख दिया है। और फिर इसने चार्ज को देखो वेक्टर सोर्स लिख रखा है। हमको पता है कि चार्ज स्केलर होता है, तो इस स्टेटमेंट में ये माइनर सी मिस्टेक है, तो ये स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये हो गया असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। उसके बाद 28 कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये भी बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तुमको लिखवाया गया है कि कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ में बढ़ता है और सेमीकंडक्टर्स के लिए कम होता है। तो कंडक्टर्स के लिए इंक्रीज होगा और सेमीकंडक्टर्स के लिए डिक्रीज होगा। तो इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट है एनर्जी दैट विल बी रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। अब ये क्वेश्चन वैसे दिखने में हो सकता है तुमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको 100 किलोवाट मतलब पावर दे रखी है और 1 आवर टाइम दे रखा है, एनर्जी पूछी गई है। तो अगर एनर्जी लिखना चाहो तो एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। ओके, पावर जो है वो 100 किलोवाट है, किलो का मतलब 1000, और टाइम जो हो आवर में दे रखा है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व कर लो तो यही तुम्हारी पावर है 3.6 इंटू 10⁸ ओके, या फिर 36 इंटू 10⁷, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29, जहाँ पे बिल्कुल 9th क्लास का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, वो तुमको यूज़ में लेना है। नेक्स्ट है कि हमको बॉडी के ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स दिया गया है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अगेन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की अगर तुम फॉर्मूला याद करो तो फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मतलब यूनिट मास जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो फोर्स कितना दिया गया है हमको 3 न्यूटन, और मास जो है वो ग्राम में है, तो ग्राम को हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 ग्राम है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आंसर बन जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 60। आगे सोल्व करोगे तो आंसर बन जाएगा 50 न्यूटन पर केजी। इसको तुम वैसे भी याद रख सकते हो कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो F/Q होता है, तो ग्रेविटेशन में तुम Q को M से रिप्लेस कर सकते हो, तो इंटेंसिटी विल बिकम F/m। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रेडियो एक्टिव डीके से रिलेटेड है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको दे रखा है कि हमारे पास एक सोडियम का न्यूक्लियस है, इसमें से एक पॉजिट्रॉन जो है वो इमिट हो जाता है। अगर पॉजिट्रॉन के लिए मैं Z और A लिखना चाहूँ तो पॉजिट्रॉन का Z होता है +1 और A की वैल्यू आती है 0। ठीक है, अगर मैं इस न्यूट्रिनो की बात करूं तो इसके पास में कोई भी मास और चार्ज हम नहीं मानते हैं, तो Z और A दोनों की वैल्यू 0 आएगी। अब इसके लिए Z को हम बोल देते हैं कि Z है और एटॉमिक मास जो वो A है। LHS और RHS के लिए Z और A को हमको इक्वल करना है, तो इक्वेशन बन जाएगी LHS में A की वैल्यू 22 है, RHS में A + 0, सो A की वैल्यू आ गई 22। Z को भी कांस्टेंट कर देते हैं, LHS में है 11, RHS में है Z + 1, Z इसके पास है 1 इसके पास है, सोल्व करोगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी 10। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें Z की जगह 10 होना चाहिए, A की जगह 22 होना चाहिए, तो ये रहा हमारा आंसर। अब Z की वैल्यू चेंज हो गई, इसलिए हम बोलेंगे कि एलिमेंट भी सोडियम से नियोन में कन्वर्ट हो गया। 10 जो होता है वो नियोन के लिए होता है। तो बीटा डीके से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे पॉजिट्रॉन का डीके हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा। अगर इलेक्ट्रॉन का हो रहा होता तो यहाँ पे हम +1 की जगह -1 लिखते, और ये जो आंसर है ये Z -1 यहाँ पे बनता तो +1 होके 12 हो जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 32
अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल क्या होता है। तो ये बार बार तुमको बताया गया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आंसर विल बी 90 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट है कॉपर वायर के लिए हमको लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है। हमको बताना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 10 वोल्ट पर मीटर है तो E की वैल्यू J की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म तुम याद करो तो J इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई। ओके, अब हमको E तो गिवन है, सिग्मा हमको फाइंड करना है। तो सिग्मा कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिग्मा को मैं बोल सकता हूँ कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। रजिस्टेंस गिवन है तो रजिस्टेंस को लिखा जाएगा ρl/a। तो यहाँ से मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट करके 1/ρ लिखना चाहूँ तो इट विल बी इक्वल टू L/AR, राइट। 1/ρ इट विल बी इक्वल टू L/AR। इसको मैं सिग्मा भी बोल सकता हूँ। ये वाली वैल्यू मेरे को यहाँ पे पुट कर देनी है। सो J विल बी इक्वल टू EL/AR। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है 10, लेंथ ऑफ वायर जो है वो हमको दे रखा है 10, एरिया अगर हमको लिखना है तो πr² करके हम इसका एरिया लिख देंगे, और रजिस्टेंस जो वो 10 ओम दिया गया है। आर की वैल्यू तुमको ऑलरेडी गिवन है, ये यहाँ पे पुट करो, सोल्व कर लो तो तुमको आंसर मिल जाएगा कि J की वैल्यू क्या आने वाली है। तो आंसर निकल के आएगा 10⁵। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसमें हमको दिया गया कि एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, उसका रेशियो क्या होगा। अगेन ये तुमको सीधा स्टेटमेंट लिखवाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं सोल्व कर देता हूँ कि कैसे करना है। अगर हमको nth सेकंड में कवर डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला तुमको लिखाया गया है u + a/2 × 2n-1। u की वैल्यू 0 है क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी है, इसको ड्रॉप किया गया है, u की वैल्यू 0 है। तो फर्स्ट सेकंड के लिए जो डिस्टेंस निकल के आएगी, n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये निकल के आएगा a/2। सेकंड के लिए इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 3a/2। थर्ड का देखोगे तो n की वैल्यू 3, 2 × 3 - 1 मतलब 5a/2। और फोर्थ सेकंड का जो है ये बनेगा 7a/2। अगर इनका रेशियो देखना चाहो तो a/2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 1, 3, 5 और 7। सो आंसर विल बी 1, 3, 5, 7। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। और ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। ये क्वेश्चन जो है वो हमको लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ पे बोल रखा है कि हमारे पास जो लिफ्ट है उसका मैक्सिमम लोड 2000 kg है और वो एक कांस्टेंट स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाती है। एक रजिस्टिव फोर्स 3000 न्यूटन का काम करता है। तो हमको निकालना है पावर। अगर पावर निकालना है तो हमको फोर्स इंटू वेलोसिटी करना पड़ेगा। तो सपोज ये लिफ्ट है, इसका पूरा जो मास है वो 2000 kg है, मतलब नीचे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है वो 20,000 न्यूटन होगा। अगर ये ऊपर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा होगा और फ्रिक्शन हमको गिवन है 3000। तो अगर इसको ऊपर मूव करवाना है तो मोटर को जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, इट शुड बी इक्वल टू 23,000, अदरवाइज ये मूव नहीं कर पाएगी। तो फोर्स की वैल्यू 23,000 है, वेलोसिटी विल बिकम 1.5 जो हमको गिवन है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमको पावर मिल जाएगी। तो पावर विल बी F.V होता है एक्चुअली में, बट F और V दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 23,000 × 1.5 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको आगे सोल्व कर लोगे तो ये आंसर बन जाएगा 34,500। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। इस तरीके से हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम सेक्शन बी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब सेक्शन 2 का डिस्कशन। सेक्शन 2 में
तुमको पता ही है कि 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगेन ये जो सेक्शन है इसमें से तुमको ओनली 10 क्वेश्चंस करने थे, बट इसके भी पूरे 15 क्वेश्चन ईजी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 में हमको बोला गया है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ 4.5 kg वाटर एट STP इफ़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेनिश अवे। इसका मतलब क्या है कि हमको वाटर को ट्रीट करना है आइडियल गैस की तरह, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ज़ीरो करना है। तो आइडियल गैस की अगर बात करें तो तुमको पता होगा कि 1 मोल जो है STP पे ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो हम बेसिकली ये जो हमारे पास पानी है इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? इट विल बी मास अपॉन मोलर मास। सो मास ऑफ वाटर इज 4.5 kg, मोलर मास इज 18 ग्राम। ग्राम को अगर हमको केजी में कन्वर्ट करना है देन 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब जैसे हमको टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4, तो वहाँ से तुमको आंसर मिल जाएगा। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा मेजर कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन इतना तुम कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 में हमको एरिया फाइंड करना है। ये क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड है। मल्टीप्लिकेशन में अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की थ्योरम तुम याद करो तो तुमको लिखवाई गई है कि मल्टीप्लाई करते हैं तो हम दोनों जो नंबर्स हैं हमारे उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3 और एक में सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2, और इन दोनों में से जो मिनिमम हो उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में आने चाहिए। तो आंसर शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारे पास। कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आंसर आ जाता सीधा 14 × 10⁻²। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो कैपेसिटर से रिलेटेड है। यहाँ पे हमको बोला गया है कि 100 वोल्ट से एक कैपेसिटर को हमको चार्ज करना है, उसके बाद में एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ में इसको कनेक्ट कर देना है। मतलब इसका पोटेंशियल जो 100 है, इसका पोटेंशियल 0 है। तो फाइनली इनके बीच में एक्सचेंज होगा और दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा। उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, C1 जो है, C1 का मतलब कैपेसिटेंस जो तुमको दे रखा है 900 पिकोफेरेड, C2 भी 900 है। तो एक बार मैं इसको C छोड़ देता हूँ, तो C × 100 प्लस C × 0 अपॉन C प्लस C। तो जो फाइनल पोटेंशियल दोनों का निकल के आएगा इट विल बी 50 वोल्ट। ओके, अब हमको यहाँ पे फाइनल एनर्जी स्टोर निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ CV²। सो ½ C × कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर, और ऐसे हमारे पास टोटल 2 कैपेसिटर हैं। तो ये फाइनल एनर्जी हमको मिलेगी। तो आंसर आ जाएगा C × 50 का स्क्वायर। C की वैल्यू हमको पुट कर देनी है 900 पिकोफेरेड। सो 900 × 10⁻² × 2500। सोल्व करते ही तुमको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जो है अगेन डायमेंशन से रिलेटेड है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, सब के लिए डायमेंशन तुमको लिखवाई गई है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हमको F = gm1m2/r² के यूज़ में लेना है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए एनर्जी है तो एनर्जी का mL/T - 2 होता है, सोल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पोटेंशियल की बात करें तो एनर्जी डिवाइडेड बाय मास कर सकते हैं तो हमको पोटेंशियल मिल जाएगा, और इंटेंसिटी का मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय मास करना है। तो वहाँ से तुम इजीली सोल्व कर सकते हो कि किसके लिए क्या डायमेंशन आने वाली है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, ये भी अगर तुम देखोगे तो नोटबुक में तुमको ये क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे हमको 2 पेंडुलम्स दिए गए हैं, उनकी लेंथ है 121 एंड 100 सेंटीमीटर। तो ये पेंडुलम की लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है। टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो पेंडुलम्स के लिए टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। तो अगर
लेंथ कम है तो टाइम पीरियड कम होगा, तो स्मॉलर पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड कम होगा। अब हमको बोला गया है कि दोनों एक साथ मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और फिर बोला गया कि वापस मीन पोजीशन पे कब आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंट है तो दोनों की स्पीड डिफरेंट होगी। दोनों अगर वापस आके मिल रहे हैं, इसका मतलब बड़ा जो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा है उसके ऑसिलेशंस कम रहे होंगे और छोटा जो है उसने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट किए होंगे। तो हम मान लेते हैं कि बिगर के ऑसिलेशंस जो हैं, बिगर पेंडुलम, इसके ऑसिलेशंस मान लेते हैं कि n है। तो जो स्मॉलर पेंडुलम है उसके ऑसिलेशंस हम मान लेंगे कि n+1 है। n+1 से सोल्व करेंगे, अगर n इंटीजर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर n+2 से सोल्व करेंगे। तो प्रायोरिटी हमको n+1 को ही देनी है, जनरली n+1 से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसको n ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वही टाइम इसको n+1 ऑसिलेशन में लगेगा। तो हम बेसिकली इक्वेशन बना सकते हैं कि n टाइम्स t1 इज इक्वल टू n+1 टाइम्स t2। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√L/g। तो बड़े वाले पेंडुलम के लिए लेंथ है 121। अच्छा, कैंसिल होना है क्योंकि रेशियो में, इसलिए इसको मैं मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। दूसरे के लिए लेंथ है 100। सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा। रूट ऑफ 121 होता है 11। 2π कैंसिल कर देंगे तो ये बन जाएगा 11n इज इक्वल टू, और रूट ऑफ 100 हो जाता है 10। यहाँ से तुम सोल्व करो तो n की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 10। ठीक है, तो बिगर पेंडुलम जो है उसके 10 ऑसिलेशन होंगे तो स्मॉलर पेंडुलम के ऑसिलेशंस हो जाएंगे 11। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 अगेन AR क्वेश्चन है। असर्शन और रीज़न हमको दिया गया है, हमको बताना है कि करेक्ट है या नहीं है असर्शन रीज़न, और करेक्ट है तो एक्सप्लेनेशन है या नहीं, जैसा कि तुम लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो। तो इसमें दे रखा है कि असर्शन है कि स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय शियर मॉड्यूलस। ठीक है, तो अगर स्ट्रेच करते हैं हम लोग स्प्रिंग को तो स्प्रिंग की जो शेप होती है वो चेंज होती है, और जब भी शेप चेंज होती है तो वहाँ पे ये मान लेना कि शियर मॉड्यूलस जो है इसी का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका मतलब असर्शन जो है वो करेक्ट है। रीजन की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि कॉपर के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी वो मोर होगी देन स्टील। अगर तुम स्टील और कॉपर को कंपेयर करो तो कॉपर जो होता है वो स्टील के कंपैरिजन में लेस इलास्टिक होता है, उसका यंग्स मॉड्यूलस कम होता है। स्टील का यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी रिजिडिटी ज़्यादा होती है। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि जिसकी रिजिडिटी ज़्यादा है उसका यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, उसको ब्रेक करने में हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन इज़ करेक्ट, रीजन इज़ फॉल्स। तो यहाँ से तुम देखने जाओ तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा कि A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। तो जो दोनों असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या हमको डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल दे रखा है 60 डिग्री। हमको पूछा गया कि स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो तुमको पता है कि y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है और ओनली x कंपोनेंट इसके पास में बचता है, और x कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है u cos थीटा। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगी 10 cos 60। cos 60 इज इक्वल टू हाफ। तो आंसर विल बी, सॉरी, एंगल जो वर्टिकल से दिया गया है, सो 10 sin 60। 10 sin 60, sin 60 is √3/2, सो आंसर विल बी 5√3 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि एंगल्स हॉरिजॉन्टल से दिया है तब cos थीटा हम यूज़ में लेंगे, अदरवाइज हमको sin थीटा यूज़ में लेना पड़ेगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 43। हमको दे रखा है कि दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है, इनको एक प्लेन बाउंड्री से सेपरेट किया गया है। इन दोनों के लिए हमको लाइट की स्पीड दे रखी है 1.5 एंड 2। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? तो यहाँ पे जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी वो डेंसर मीडियम होगा। तो ये वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है और ये वाला मीडियम रेयर मीडियम है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लिखना चाहें तो n इक्वल टू होता है c/v। तो अगर n1 अपॉन n2 लिखना है तो इट विल बी v2/v1। ठीक है, तो अगर हम लोग n फॉर डेंसर मीडियम अपॉन n फॉर रेयर मीडियम लिखना चाहें तो वेलोसिटी इन रेयर मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम ऐसा बन जाएगा। तो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी है 1.5, रेयर में है 2, तो 2.0 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5 इंटू 10⁸। सोल्व कर लो तो ये आएगा 4/3। ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो आ गया ND/NR। अब अगर क्रिटिकल एंगल तुम याद करो तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला तुमको लिखवाया गया है n फॉर रेयर अपॉन n फॉर डेंस। तो ND/NR हमारे पास है, इसका इन्वर्स कर दोगे तो ये आ जाएगा 3/4। सो क्रिटिकल एंगल इट विल बी साइन इनवर्स 3/4। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो हमने फाइंड किया और उस रेशियो की हेल्प से हम क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्रिटिकल एंगल में ध्यान रखना है कि ऊपर रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे और नीचे डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो हमारा गेट से रिलेटेड है। यहाँ पे तुम अगर गेट्स को देखने जाओ तो ये वाला गेट जो है वो नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है और फाइनली ये एक एंड गेट है। ओके, इसमें जो इनपुट्स दिए जा रहे हैं वो A और B है और आउटपुट C है। तो अगर A को देखो तो यहाँ पे इनपुट A सीधा जा रहा है, B की बात करो तो B भी इसको इनपुट में मिल रहा है, तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा इट विल बी A.B बार। अगर नीचे वाले गेट की बात करें तो B तो डायरेक्ट मिल रहा है, बट A जो है वो एक नोट से होता हुआ आ रहा है, मतलब ये A बार होगा और ये B होगा। यहाँ से आउटपुट देखोगे तो ये हो जाएगा A.B और उसका होल बार। यहाँ से तुम डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो कि अगर हमको डॉट है और उसको बार है, दोनों को सेपरेट करना हो तो हम बीच में प्लस लगा सकते हैं, मतलब ये ऐसा बन जाएगा A बार प्लस B बार, मतलब A प्लस B बार। ओके, सिमिलरली इसको भी हम अलग कर सकते हैं, A.B का होल बार है, इसको लिख सकते हैं A बार प्लस B बार। फाइनली ये एंड गेट है, तो एंड गेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा A बार प्लस B बार डॉट A प्लस B बार। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो A से मल्टीप्लाई करोगे तो A बार प्लस B बार प्लस B बार से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A बार B बार प्लस B बार स्क्वायर। ओके, अब A इंटू A बार जो होता है वो 0 होता है, B बार का जो स्क्वायर होता है वो B बार के इक्वल ही होता है। ओके, तो इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, B बार को कॉमन ले लेता हूँ। सो B बार इंटू A प्लस A बार बन जाएगा और प्लस B बार। A प्लस A बार 1 होता है, तो आंसर बन गया B बार प्लस B बार विच इज इक्वल टू B बार। कभी भी अगर बाइनरी इनपुट्स की बात की जाए तो A प्लस A करने पे A ही आता है, A स्क्वायर भी A के इक्वल होता है, A प्लस 1 जो होता है वो 1 होता है, A प्लस A बार की वैल्यू 1 होती है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ में ली है, A इंटू A बार 0 होता है। तो बेसिकली जो आउटपुट है वो B पे डिपेंडेंट होगा, B बार के इक्वल होगा, मतलब B का जो भी इनपुट दे रहे हैं 0 है तो उसको 1 कर देना है, 1 को 0 कर देना है, बाकी A के इनपुट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 को अगर देखने जाएं तो इसमें हमको एक AC करंट दिया गया है, AC वोल्टेज दिया गया है और इसके लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को V0 बोला है, न्यू नॉट बोला है एक्चुअली में, और AC की सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको न्यू बोला है। तो इनमें क्या रिलेशन होगा, तो ये ऑब्वियसली तुमको पता होगा, रेजोनेंस का मतलब ही होता है कि जो ड्राइवर है और ड्रिवन बॉडी है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। तो न्यू इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू, फॉर्मूला अगर तुम याद करो तो 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब L और C को जब तुमको लिखना है तो L फेरेड में लेना है, सॉरी L जो है वो हेनरी में लेना है और C को फेरेड में लेना है, दोनों की वैल्यू तुमको गिवन है। तो इस तरीके से तुम 45th क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 46th क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसके थ्रू हमको x का मेजरमेंट करना है। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं अगर P और Q जो है इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी तो ऐसी सिचुएशन में एरर ज़्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि x का जो फॉर्मूला है x विल बी इक्वल टू P अपॉन Q इक्वल टू x अपॉन y, सो y P अपॉन Q ऐसा बनेगा। तो अगर P और Q की एरर्स ज़्यादा होगी, इनका डिफरेंस ज़्यादा होगा तो x में भी एरर ज़्यादा आएगी।
तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए पी और क्यू जितना पास में होंगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, ये तुमको याद रखना है। तो दे शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में हमको एक वायर दिया गया है, वायर के अंदर और बाहर के मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन करना है। तो ये भी सीधा तुमको याद होना चाहिए कि बाहर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लीनियर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अंदर के लिए लीनियर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सीधा हमको यहाँ से ऑप्शन देखना है, अंदर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और बाउंड्री के बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्वेश्चन नंबर 48 में हमको एक कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, इसकी रेडियस दे रखी है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर दे रखा है और इसको घुमाया जा रहा है और मैक्सिमम इंड्यूस करंट पूछा गया है। इसका भी तुमको डेरिवेशन करवाया गया, अगर याद करो तो मैक्सिमम ईएमएफ होता है NAB ओमेगा, ये ईएमएफ होता है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करते ही तुमको करंट मिल जाएगा। तो फॉर्मूला विल बी NAB ओमेगा बाई आर। ओके, ओमेगा तुमको गिवन है, एन गिवन है, रेडियस गिवन है, तो वहाँ से तुम एरिया फाइंड कर सकते हो, रेजिस्टेंस तुमको गिवन है और बी की वैल्यू भी गिवन है। तो सारी वैल्यूज पुट करके बस सोल्व करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में अगर तुम देखो तो एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस L है और हमको R डिस्टेंस के ऊपर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो ये ऑब्वियसली एक डाइपोल है और डाइपोल के लिए E क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। तो यहाँ से तुम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। और ये लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, जहाँ पे हमको बोला गया है कि दो डॉटर न्यूक्लियाई है, एक का जो मास है वो 125 है, दूसरे का 64 है, इनकी रेडियस का हमको रेशो निकालना है। तो रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है 1/3 पावर ऑफ A। 125 का अगर पावर 1/3 करोगे तो 5 आएगा, 64 का 4 आएगा, तो इनकी रेडियाई का रेशियो क्या आ जाएगा, 5/4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50। तो ये तुम्हारा सेक्शन बी भी कंप्लीट है। तो तुम ऑब्वियसली देख सकते हो कि पेपर काफ़ी इजी था, एक दो क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन तुमको करने की रिक्वायरमेंट थी, अदरवाइज बिल्कुल इजी पेपर तुमको इस बार मिला था। ओके, चलो बाय।